गुड मॉर्निंग। मैं पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से ई लेक्चर श्रृंखला में अप्लाइड मैकेनिक्स विषय का चैप्टर नंबर 4 फ्रिक्शन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रिक्शन ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका इस्तेमाल या इसके कॉन्सेप्ट्स आगे तक यूज़ होते रहते हैं। तमाम मोटर, तमाम इंजन में हम फ्रिक्शनल लॉसेस की भी कैलकुलेशन करते हैं। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन शुड गिव प्रॉपर अटेंशन टू दिस टॉपिक ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 फ्रिक्शन। हम सबसे पहले ये जाने कि फ्रिक्शन होता क्या है। व्हाट इज द फ्रिक्शन? लेट अस सी द एग्जाम दिस डेफिनेशन। व्हेन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैव रिलेटिव मोशन with respect to each other, force trying to oppose their motion is called the friction. जब भी दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, करने का प्रयास करती हैं, तो उसका विरोध करने वाला, उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल। हमारे दो हाथ हैं, दोनों हाथ को हम यूं चाहें किधर ही मूव कर दें तो फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों हाथ के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन यहीं पर आप याद करिए, सर्दी के दिनों में हम ऐसे ऐसे करके अपनी सर्दी भगाते हैं और हाथ देखिए गर्म हो जाते हैं। हो क्या रहा है कि एक स्थिर है और दूसरे ऐसे मूव करा रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। इस रिलेटिव मोशन को जो अपोज कर रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज द फ्रिक्शन। इसका मतलब जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पे हीट जनरेट होगी। ऑब्वियसली वेयर इज द फ्रिक्शन, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन एक वो कारण है जो कारण रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और इसको हम सामान्य तरीके से अगर हम बोले तो मोशन को अपोज करता है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको ले लें, इट इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर सिंपली द फ्रिक्शन। अब केवल फ्रिक्शन कह देने से बात बन जाएगी क्या? तो हम कह सकते हैं कि हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, या फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग कहने के तरीके हैं, लेकिन बेसिकली इट इज अ फोर्स। अब अगर फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो फ्रिक्शन बीइंग अ फोर्स, it is a unit of this friction is Newton. Types of friction, यहां पर दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिव ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है कि कोई चीज स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है। तो रुकी हुई अवस्था में अगर किसी वस्तु के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसे? सपोज करिए आपके घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है फर्श पर, और आप उसको धक्का दे के खिसकाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी खिसक नहीं रहा है। अब आप फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक डिस्प्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब बॉक्स इज स्टिल इन रेस्ट, बॉक्स अभी भी विरामावस्था में है। और इस वक्त उस बॉक्स और फर्श के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जो आपके फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको सरकने नहीं दे रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हाइल इन मोशन। सपोज करिए जिस बॉक्स को अभी आप धक्का दे रहे थे, अब वो सरकना शुरू कर देता है, और एक बार उसने सरकना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी फर्श और बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि आप जैसे फोर्स लगाना शुरू कर दोगे बॉक्स वहीं खड़ा हो जाएगा। तो गतिमान होने के बाद वस्तु और फर्श के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि दिस एक्टिव ड्यूरिंग द मोशन। ये जो फोर्स है, दिस फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये उसी दौरान काम करता है जिस दौरान मोशन
हो रहा होता है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, स्टैटिक, जब तक वस्तु सरक नहीं रही है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बार वो चलना शुरू हो गई तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पे एक बताना इंटरेस्टिंग है आपको, आगे हम चर्चा करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई है और काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा भाई है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द फ्यू नेक्स्ट स्लाइड्स। अब हम जान लेंगे फ्रिक्शन का कारण क्या है। आखिर फ्रिक्शन तो हो गया, लेकिन फ्रिक्शन का कारण क्या है। Surfaces have irregularities in the form of the peak and the valleys. अब आप इस फिगर में देखिए, एक ये फर्श है, एक ये बॉक्स है, बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश की जा रही है। यहां पर एक सर्किल बनाया गया है और इसको एक बड़ा सा इनलार्ज व्यू करके आपको दिखाया गया है। जरा इस इनलार्ज व्यू को ध्यान से देखिए। इस इनलार्ज व्यू में बॉक्स की सरफेस जो नीचे की है वो कितनी खुरदरी खुरदरी सी है, रफ है। इसी तरह फर्श की सरफेस पे भी कैसे पीक्स एंड वैलीज रफनेस यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो बात ये कर रहा था पीक्स एंड वैलीज, जो उभार हैं वो पीक हो गए और जो गड्ढे हैं वो वैलीज हो गई। हर सरफेस जो भी आपको स्मूथ दिखाई पड़ती है, उस सरफेस में जो भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस होती है उसमें ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं। इनको सतह की अनियमितताएं, इररेगुलरिटीज कहते हैं। जब दो सतह आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनकी इररेगुलरिटीज ऐसे करके लॉक हो जाती हैं। लॉक हो गया। अब क्या हो रहा है, व्हेन टू बॉडीज मेक कांटेक्ट देयर इररेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड। अब वो लॉक हो गया, अब आगे नहीं जाएगा। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, इंटरलॉकिंग अपोजेस द मोशन। अब अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर इंटरलॉकिंग हो गया और एक को मैं मूव कराना चाहता हूं तो ये वाली सरफेस इसको आगे जाने से रोकेगी। एंड दिस इंटरलॉकिंग बिटवीन द पीक्स एंड द वैलीज, पीक्स एंड द वैलीज, जैसे ब्राउन वाले के लिए पीक हो गया, ये वैली हो गई, नीचे वाले के लिए ये पीक हो गया, ये वैली होगी, ये पीक हो गया, वैली हो गया, ये पीक हो गया, ये वैली हो गया। ये आपस में जो इंटरलॉकिंग है ये एक को आसानी से दूसरे को ऊपर सरकने से रोकती है और सरकने नहीं देती है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन। हैवियर द लोड, ये एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। हैवियर द लोड ऑन द बॉडी, स्ट्रॉन्गर इज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या तात्पर्य है इसका? अगर इसके ऊपर आप कुछ लोड लगा दें तो जब आप ऊपर से और लोड रख देंगे तो ये जहां पे इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग और डेप्थ में चली जाएगी। इंटरलॉकिंग और मजबूत हो जाएगी, ऊपर से लोड बढ़ गया और इंटरलॉकिंग और मजबूत हो जाएगी तो एक को मूव कराने में उसको आपको और समस्या आएगी। यानी क्या बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप इस लोड को हटा दीजिए तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी हैवियर इज द लोड ऑन द बॉडी, स्ट्रॉन्गर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये महत्वपूर्ण बात है और इसकी चर्चा अभी आगे सवालों में भी हम करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बात हम जान चुके थे, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक रहता है जब तक बॉडी रेस्ट पर रहती है। सपोज वी पुश अ बॉक्स, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा ले रहे हैं। इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, और बॉक्स अगर अपनी जगह से हिल नहीं रहा है तो फ्लोर, फर्श और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है यहां पर काम कर रहा है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और एस का मतलब यहां पे स्टैटिक से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब हमारा फोर्स तो इस तरफ है, ये हमारा फोर्स है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इस ओर है। सो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉक्स एंड फ्लोर दैट अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये वो फोर्स है जो बॉक्स को सरकने नहीं दे रहा है, यही वो फोर्स है जो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंटरलॉकिंग, वो जो पीक्स एंड वैलीज आपस में फंसे हुए हैं, इसके कारण ये उसको अपोज कर रहा है, हमारे फोर्स को, और उस इंटरलॉकिंग ने इसको जन्म दिया। अगर वो इंटरलॉकिंग नहीं होती तो यहां पे नहीं होता। इसका मतलब स्मूदर इज द सरफेस, जितनी सरफेस चिकनी होगी ये फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और जितना खुरदरापन होगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। इंटरलॉकिंग, पीक्स एंड वैलीज ज्यादा गहरे होंगे।
तो हमारे फोर्स को ये अपोज कर रहा था, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कंटिन्यूज टू एक्ट टिल द बॉक्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक रहता है जब तक बॉक्स स्थैतिक अवस्था में है, बॉक्स अभी मूव नहीं किया है, तभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। यहां पर एक खास बात, इसकी बहुत चर्चा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक मायावी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपनी सीमा निर्धारित कर लेता है और अपनी सीमा में कुछ भी कर सकता है। कहां से कहां तक? 0 टू लिमिटिंग वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन, सपोज करिए जिस बॉक्स की हम बात कर रहे थे, बॉक्स यहां पे रखा हुआ है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग तो है, लेकिन अभी आपने अगर खींचना नहीं शुरू किया तो फोर्स कहां से आएगा? ये तो ऐसे रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा। आपने 5 न्यूटन लगाया, ये 5 न्यूटन हो गया। आपने 10 लगाया, 10 हो गया। 15 लगाया, 15 हो गया। 20 लगाया, 20 हो गया। 25 न्यूटन आपने लगाया तो अब ये बॉडी सरकने की स्थिति में आ गई। ये 25 न्यूटन क्या है? 25 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि जब तक आप यहां पे 25 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये बॉक्स यहां पे सरकने वाला नहीं है। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक महत्वपूर्ण हमारे लिए टर्म है। कैलकुलेशंस में हम जब भी फ्रिक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फ्रिक्शन के वैल्यूज निकालेंगे, सो दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो जैसे आप 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अब बॉक्स सरकना शुरू कर जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, या हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी सबसे छोटी वैल्यू 0, जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, से कहां तक अपने आप को बढ़ा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। उसके बाद जब आपका फोर्स उससे भी बड़ा हो जाता है तब बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है। लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात थी कि बॉक्स, अब मान लीजिए जिस बॉक्स पे आप फोर्स लगा रहे थे, अब वो बॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया। जब बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी फ्रिक्शन तो लगेगा ना। द फोर्स बिटवीन द मूविंग बॉक्स एंड द फ्लोर इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। हम सभी लोग साइकिल चलाते रहे हैं बचपन से, या कोई भी चीज को मूव कराते हैं तो एक चीज अनुभव करते हैं कि रुकी हुई चीज को स्टार्ट करके धक्का देने में, स्लाइड कराने में, मूव कराने में ज्यादा एफर्ट लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है, कंपैरिजन टू कि एक बार वो चल जाती है, मूव कर जाती है, तो उसको लगातार मूव कराते रहने में कम फोर्स लगता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा भाई होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसीलिए एक बार गतिमान होने के बाद किसी वस्तु को चलाए रखने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है, जबकि रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है। इट कम्स इनटू द एक्शन जस्ट आफ्टर द मोशन हैज बिगन। काइनेटिक फ्रिक्शन उसी समय पिक्चर में आ जाता है जैसे ही वस्तु ने सरकना शुरू कर दिया। जब तक नहीं आया था, जब तक बॉडी मूव नहीं करी थी, तब तक कौन पिक्चर में था? स्टैटिक फ्रिक्शन। वंस द बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन का काम चालू। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, सो इट रिक्वायर्स लिटिल मोर लेसर फोर्स to keep on moving the body moving than to start the body moving from the rest. So this is about the brief discussion about the kinetic friction. Limiting friction still have the 3 conditions. ये बात हम समझ चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने यहां पे एग्जांपल लिया था पीछे कि जब बॉक्स को 25 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉक्स सरक गया था, उसके बाद वाले में सरका था, 25 तक नहीं सरका था। एक्सटर्नल फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी एट रेस्ट। एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हमारा अपना फोर्स
सपोज करिए हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स है। जब तक हमारा फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक हमारा फोर्स इससे कम है बॉडी मूव नहीं करेगी एंड शैल रिमेन एट रेस्ट। जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी अब स्टार्ट करना शुरू कर देगी, अब स्टार्ट करना ये शुरू कर देगी। और जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा तो बॉडी ना केवल मूव करेगी लेकिन अब कुछ नेट फोर्स आ जाएगा। मान लीजिए हमने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी 25 न्यूटन, तो कितना बचा 5 न्यूटन। F इज इक्वल टू ma, तो जो 5 न्यूटन बचा उसको इसके मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन आएगा, तो बॉडी मूव करेगी एंड विद सम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा तो उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। सो दीज आर द केसेस, दीज आर 3 सिंपल केसेस रिगार्डिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन, बट वी विल बी फोकसिंग, हम इसको फोकस करेंगे क्योंकि हमें लिमिटिंग कंडीशंस में चीजों को अंडरस्टैंड करना है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये एक बॉडी है, यहां पर इसका वेट है mg, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये आप फोर्स लगा रहे हैं और ये यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया। r की वैल्यू यहां पर हम सबको पता है, r इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो r की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी mg। फ्रिक्शन फोर्स जो भी यहां पर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू ऑफ r, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हम इस बात को समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये हालांकि जो हम बात कर रहे थे पीक्स और वैलीज, तो ये दो सरफेसेस के रफनेस फैक्टर, पीक्स और वैलीज, उनकी गहराइयों पर और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। और एक खास बात, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कैसे? आपने इसके एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट में अगर एक मेटल है, उसके ऊपर मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर कांच का एक ब्लॉक सरका दीजिए, उस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल का ब्लॉक सरका दीजिए, उस मेटल के ऊपर कुछ एक और मटेरियल सरका दीजिए। सो एवरी टाइम यू विल फाइंड द फ्रिक्शन की वैल्यू हर एक केस में अलग अलग होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो दो सरफेसेस के कॉन्टैक्ट मटेरियल पर भी आती है कि कौन सी प्रकार की सरफेसेस आपस में संपर्क में है, और ऑफ कोर्स उनके बीच की स्मूथनेस या जो उसमें रफनेस है, पीक्स एंड वैलीज हैं, उनकी कितनी गहराई है, उस पर तो डिपेंड करेगी। F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालने का फार्मूला है। F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू चूंकि, अच्छा ये एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू की वैल्यू F अपॉन आर से आएगी। इसका मतलब कि ये एक यूनिटलेस वैल्यू है, डायमेंशनलेस है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। ऑब्वियसली म्यू की वैल्यू दो तरह की होती है, एक स्टैटिक कंडीशन में और एक काइनेटिक कंडीशन में। ऑब्वियसली चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, इसलिए म्यू के की वैल्यू भी म्यू एस की वैल्यू से कम होती है, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं फॉर द काइनेटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन या जब भी हमको फ्रिक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा और हम जब भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, तो वी विल बी यूजिंग द केस F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। नॉर्मली जो आपको सिचुएशंस मिलेंगी उसमें आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो म्यू एस की वैल्यू दी जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो हम जब म्यू एस की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ एस की वैल्यू, एफ एस इज इक्वल टू एंड दिस वैल्यू इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब हम थोड़ा सा और जान लें लिमिटिंग के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, हम सबको पता। मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस विद राइज इन द एक्सटर्नल फोर्स। हमने जब कैपिटल F हमारा 0 था तो F भी 0 था,
वो 5 तो वो 5, वो 10 तो 10, तो धीरे धीरे हम कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन भी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स अटेन सर्टेन मिनिमम वैल्यू विच इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. बॉडी जैसे ही हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हो जाती है, बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देती है. एंड व्हाट इज दिस फार्मूला? ये इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. सो एफ एस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन. ऑब्वियसली आर की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन से बराबर हो जाएगी. हॉरिजॉन्टल के केस में आर की वैल्यू mg के बराबर थी. जरा यहां पर यह समझ लीजिए, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी है जिसका वेट W है और ये थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड है, तो बच्चों ये बनाएगा W cos थीटा, ये बनाएगा W sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, सरफेस के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू हमेशा उस फोर्स के बराबर होती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसके अपोजिट में कौन है? W? नहीं. W sin थीटा? नहीं. W cos थीटा? यस. सो यहां पर R की वैल्यू हो जाएगी W cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के केस में जिसकी वैल्यू केवल W के बराबर थी. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यहां पर हम देखें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एक बॉडी है जिसको मूव कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और हम F लगाते 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 रहते वहां तक पहुंच गए कि इसकी वैल्यू ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ गई. इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ये इसका वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इनका रिजल्टेंट ये है OC और ये है नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो परिणामी है OC रिजल्टेंट फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Therefore, the angle between the resultant force of the normal reaction and limiting friction and the normal reaction is known as the angle of friction. Tangent of any angle. तो अब अगर आप इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan निकाल दें, इसको बोलचाल में कहा जाता है टेंजेंट. देखिए किसी भी थीटा का अगर आप tan निकाल दें, tan की वैल्यू निकाल दें, तो टेंजेंट कहलाता है. तो टेंजेंट ऑफ द लैम्डा, लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है तो उसका कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. एंगल ऑफ रिपोज. अब अगर इंक्लाइंड करते करते एक बॉडी को इंक्लाइंड कर रहे हैं और एक ऐसा एंगल आएगा कि सरकना शुरू कर देगा, तो जिस वक्त सरकना शुरू करेगा उस वक्त W sin थीटा की वैल्यू W sin फाई की वैल्यू Fs के बराबर हो जाएगी. यानी ये वो फाई है जिस पे अब इसने सरकना शुरू किया, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. सो एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल जिस पे बॉडी अब स्लाइड करना शुरू करती है. खास बात ये नोट कर लीजिएगा कि इसको अगर हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा, उस एंगल ऑफ रिपोज का tan निकाल देंगे तो वो भी μs के बराबर आ जाएगा. इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज दोनों का जो टेंजेंट होता है इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. पहली प्रॉब्लम, बॉडी ऑफ वेट 160 यहां पे काम कर रहा है, is resting on the rough horizontal plane, it can be pulled by the minimum horizontal force of 40 न्यूटन. ये कह रहा है कि हम 40 न्यूटन का अगर कम से कम फोर्स लगाते हैं तो ये सरकना शुरू करता है. सो दिस इज Fs. सो अब यहां इसका मतलब कि ये जो है 40 न्यूटन, ये बेटा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है. तो μs इंटू आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 160. सो यहां से निकाल लेंगे तो Fs इज इक्वल टू 0.25, और इसको हम tan लैम्डा के बराबर कर देंगे, tan लैम्डा का इनवर्स निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.04. नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने 300
का एक वेट रखा हुआ है और ये इसका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो ये है। एंगल ऑफ रिपोज यानी आप पहले इस एंगल का 16.7 डिग्री निकालेंगे, उससे आपको मिलेगी लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू मिलेगी सॉरी, तो वो आ जाएगा 16.7 डिग्री, दिस इज 0.3। और उसके बाद कह रहा है कितना फोर्स निकालें कि ये हम इसको मूव करा सकें। अगर हम इस तरीके से मूव कराना चाहते हैं तो W sin 30, क्योंकि ये 30 था, फ्रिक्शन भी तब नीचे काम करेगा, तो F इज इक्वल टू 300 sin 30 प्लस म्यू एस इंटू 300 cos 30 डिग्री। ये वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज 227.94 न्यूटन, दिस इज द फोर्स। सो इन दिस वे हमने फ्रिक्शन को समझा, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को समझा, और मेरी आपको एक सलाह है कि इसके खूब सारे एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइज भी करें, ताकि इसमें किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न अब ना रहे। थोड़ी सी बातें कर लें, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए आवश्यक है? देखिए, फ्रिक्शन हमारे लिए आवश्यक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें बोर्ड पे नहीं लिख पाता, हम लोग सड़क पे नहीं चल पाते, हम लोग अपनी वाहन, गाड़ियाँ इत्यादि नहीं चला पाते। तो फ्रिक्शन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है, लेकिन वहीं पर फ्रिक्शन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी एनर्जी लॉस होता है। जब कोई मोटर चलता है, जब भी कोई इंजन में पार्ट्स आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को कम करने का तरीका यह है कि हम जहाँ पे पीक्स एंड वैलीज से हम बात करी थी, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन कर दें, वहाँ पे ऑयलिंग कर दें, वहाँ पे ग्रीसिंग कर दें, तो लुब्रिकेशन एक फिल्म आ जाती है और पीक्स एंड वैलीज को आपस में टच करने नहीं देती है। सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका एग्जाम्पल करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।